नमस्कार दोस्तों, ट्रिपल सी के न्यू सिलेबस को आपके इस सीरीज में पढ़ाया जा रहा है, जिसमें आपके आधा सिलेबस को समाप्त किया जा चुका है। अब जब आपका आधा सिलेबस आपका समाप्त हो चुका है, अब इन्हीं पे आधारित आपका प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया जा रहा है। इसी प्रकार आपके पूरे सिलेबस से आपके प्रैक्टिस सेट को सॉल्व किया जाएगा। अब इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करने से पहले कुछ पॉइंट को ध्यान में रख लेते हैं। जैसे कि आपका पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है कि जैसे आपका कुल इसमें आपके जो प्रैक्टिस सेट है, कुल आपके 25 सवाल होंगे। 25 सवाल में जिसमें से आपके 20 सवाल आपके एमसीक्यू पे आधारित होंगे, जबकि आपके जो 5 सवाल हैं आपके ट्रू फॉल्स पे आधारित होंगे। अगला पॉइंट इसमें लिखा गया है कि इसमें आपका जो कुल पूर्णांक होगा वो 25 नंबर के बराबर में होगा, यानी आपके जो एक सवाल होंगे उसको 1 नंबर का मानिएगा, टोटल आपके 25 नंबर का मानिएगा। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है कि ट्रिपल सी के इस प्रैक्टिस सेट में 2018-2019 के प्रीवियस क्वेश्चन तथा आपके नए पैटर्न पे आधारित प्रश्न भी शामिल रहेगा। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है कि इस वीडियो को प्रतिदिन 9 PM पर अपलोड किया जाएगा। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है कि अगर आपका इस टेस्ट में 20 से कम नंबर आता है तो आपके इस सीरीज के सभी वीडियो को देखेगा, यानी आपकी जो आपकी इस सीरीज चल रही जिसमें आपके न्यू सिलेबस को कंप्लीट किया जा रहा है, जिसमें आपका आधा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, इस सीरीज को जरूर देखिएगा। इस सीरीज का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है कि इस सीरीज में ट्रिपल सी के नवीनतम कोर्स को विस्तार पूर्वक समझाया गया है। इस सीरीज में आप स्टार्टिंग से देखेंगे, बिल्कुल आपको डाटा से शुरू किया गया, कंप्यूटर की परिभाषा से शुरू किया गया, वहां पे बिल्कुल आपका बेसिक से स्टार्ट किया गया है और इसी प्रकार आपके पूरे सिलेबस को समाप्त किया जाएगा। चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं। पहला सवाल आपका लिखा गया है कि कंप्यूटर मशीन का वह भौतिक भाग जिससे हम छू कर महसूस कर सकते हैं क्या कहलाता है। तो इनमें से आपका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए वाला हो जाएगा। तो क्या कहलाता है आपका हार्डवेयर कहलाता है, यानी जो भी इक्विपमेंट हम लोग के सामने होती है, जिसे हम देख सकते हैं, जिसे छू सकते हैं, जिसे महसूस कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है आपका हार्डवेयर कहलाता है। यानी वो सभी इक्विपमेंट हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं। हार्डवेयर में आपके बहुत सारे एग्जांपल हो जाते हैं, जैसे आपके कीबोर्ड हो जाते हैं, माउस, मॉनिटर, हार्ड डिस्क ड्राइव, ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जो आपके हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पे सॉफ्टवेयर के बारे में कई बार डिस्कस कर चुका हूँ, एक बार फिर से मैं डिस्कस कर रहा हूँ। सॉफ्टवेयर आपके क्या होते हैं, जो भी आपके अनुदेश होते हैं, जो भी आपके प्रोग्राम होते हैं, उन समूहों जो आपका उनका समूह होता है, जो कंप्यूटर को यह बतलाते हैं कि उसे क्या करना है, कैसे करना है, क्या कहलाता है आपका सॉफ्टवेयर कहलाता है। अब यहाँ पे डाटा क्या होता है, डाटा के बारे में बता चुका हूँ। तो डाटा जो होता है आपका तथ्यों और सूचनाओं का आपका अव्यवस्थित संकलन होता है। अब यहाँ पे प्रोग्राम के बारे में बता चुका हूँ। प्रोग्राम क्या होते हैं, जो भी आपके आदेश होते हैं, जो भी आपके आदेश होते हैं, उन आदेशों के समूह को क्या कहा जाता है, प्रोग्राम कहा जाता है। तो इतने सारे पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। दूसरा सवाल आपका लिखा गया है कि डाटा को उपयोगिता के आधार पर किए गए विश्लेषण और संकलन के बाद प्राप्त तथ्यों को क्या कहते हैं। इनमें से आपका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। तो प्राप्त तथ्यों को क्या कहा जाता है, सूचना कहा जाता है। अब यहाँ पे हम लोग सॉफ्टवेयर के बारे में अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए हैं, डाटा के बारे में डिस्कस किए हैं। अब यहाँ पे देखते हैं सूचना प्राप्ति किसे कहा जाता है। तो आवश्यकता अनुसार सूचनाओं को पुनः प्राप्त करने की जो आपकी विधि होती है, उस विधि को क्या कहा जाता है, सूचना प्राप्ति कहा जाता है। इतने सारे पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। तीसरा सवाल आपका लिखा गया है कि कंप्यूटर को कार्य करने के लिए दिए गए आदेशों को क्या कहा जाता है। इनमें से आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी वाला हो जाएगा। तो कंप्यूटर को कार्य करने के लिए जो भी आपके आदेश दिए जाते हैं, इन आदेशों को क्या कहा जाता है, आपका अनुदेश कहा जाता है। अब यहाँ पे अनुदेश हो गया है। अब यहाँ पे समझते हैं कि प्रोग्राम किसे कहा जाता है। देखिए सिंपल सा, जो आपका कंप्यूटर को कार्य करने के लिए जो आपके आदेश दिए जाते हैं, इन आदेशों को क्या कहा जाता है, अनुदेश कहा जाता है। अब इस अनुदेश या आदेशों के समूह को क्या कहा जाता है, प्रोग्राम कहा जाता है। अब यहाँ पे डाटा क्या होता है, डाटा आपका तथ्यों और सूचनाओं का आपका अव्यवस्थित संकलन होता है। अब यहाँ पे सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो इतने सारे पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। चौथा सवाल आपका लिखा गया है कि प्रतिवर्ष कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में कब मनाया जाता है। इनमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी वाला हो जाएगा। तो 2 दिसंबर को प्रतिवर्ष कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में
मनाया जाता है। अभी इसको याद रखिएगा क्योंकि अभी आपका जल्दी ही दिसंबर बीता है, इसलिए सवाल जरूर पूछ सकता है। अब चलते हैं अगले सवाल पे। 5वां सवाल आपका लिखा गया है कि डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है। इनमें से आपका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी वाला हो जाएगा। तो डाटा प्रोसेसिंग का आपका जो अर्थ होता है, आपको डाटा का संग्रह करना, डाटा को सजाना, डाटा को उपयोगी बनाना, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी वाला हो जाएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। 6वां सवाल आपका लिखा गया है कि निम्न में से संसार का प्रथम गणक यंत्र किसे कहा जाता है। इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी वाला हो जाएगा। तो अबेकस को संसार का प्रथम गणक यंत्र कहा जाता है। अब आपका अबेकस था वो प्राचीन आपका एक गणना यंत्र है, जिसका आविष्कार आपका प्राचीन बेबीलोन में अंकों की गणना के लिए किया गया था। तो ध्यान दीजिएगा, संसार का प्रथम गणक यंत्र कौन सा था, आपका अबेकस था। अब यहाँ पे पाक्स लाइन क्या होता है, सेंसर टेबुलेटर क्या होता है, मार्क वन क्या होता है, सब कुछ विस्तार से इस सीरीज में चर्चा किया जा चुका है। तो जो लोग आपको इस चैनल पे आपके नए हैं, सबसे पहले जाकर उस सीरीज को कंप्लीट कर लीजिएगा, तभी ये टेस्ट आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। 7वां सवाल आपका लिखा गया है कि निम्न में से किसे 2 अंकों की संख्या प्रणाली यानी बाइनरी प्रणाली के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। इनमें से आपका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ए वाला हो जाएगा। तो बाइनरी प्रणाली का आपका जो आविष्कार हुआ था, उस आविष्कार का जो श्रेय दिया जाता है लेडी एडा अगास्ता को जाता है। अगर आप हमारी पुरानी सीरीज को देखे होंगे इस सीरीज को, तो इस सीरीज में मैं बताया था कि आपको 3 पॉइंट ध्यान देने हैं लेडी एडा अगास्ता में। पहला पॉइंट ये ध्यान देना है कि लेडी एडा अगास्ता ने एनालिटिकल इंजन पे पहला प्रोग्राम डाला था। दूसरा पॉइंट मैं आपको ये बताया था कि इन्हें दुनिया का प्रथम प्रोग्रामर भी कहा जाता है। बहुत बार सवाल ये बन के आता है कि दुनिया का प्रथम प्रोग्रामर किसे कहा जाता है, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लेडी एडा अगास्ता हो जाएगा। तीसरा पॉइंट आप ये ध्यान दीजिएगा कि आपका जो बाइनरी प्रणाली का आपका जो आविष्कार किए थे, किसने किए थे, लेडी एडा अगास्ता ने किए थे। अब यहाँ पे ब्लेज पास्कल, चार्ल्स बेबेज और हरमन होलेरिथ के बारे में विस्तार से चर्चा किया जा चुका है आपके इस सीरीज में। तो सबसे पहले जाकर इस सीरीज को कंप्लीट कर लीजिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। 8वां सवाल आपका लिखा गया है कि विश्व के प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र को किस नाम से जाना जाता है। इनमें से आपका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए वाला हो जाएगा। तो किस नाम से जाना जाता है, मार्क वन के नाम से जाना जाता है। मार्क वन के बारे में मैं और सारी चीजें मैं बता चुका हूं, जैसे कि 1937 से लेकर 1944 के बीच में आईबीएम नामक कंपनी के सहयोग और वैज्ञानिक जो आपके हार्वर्ड आइकन थे, उनके निर्देशन में विश्व के प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र का आविष्कार किया गया था, जिसे किस नाम से जाना जाता था, मार्क वन के नाम से जाना जाता था। अब यहाँ पे एबीसी क्या है, एनईए क्या है, इडवैक क्या है, सब कुछ आपके इस सीरीज में डिस्कस किया जा चुका है। अब चलते हैं अगले सवाल पे। 9वां सवाल आपका लिखा गया है कि समान कार्यों के लिए प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया था। इनमें से आपका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी वाला हो जाएगा। तो क्या नाम दिया गया था, आपका एनई1 नाम दिया गया था। अब यहाँ पे एनई1 के बारे में बहुत सारी चीजें बताया था। सबसे पहले जो आपको समझते हैं कि जब आपका 1946 था, 1946 में अमेरिकी वैज्ञानिक यानी 2 वैज्ञानिक आपके जेपी एकर्ट और आपके जॉन मुचली, दोनों ने मिलकर समान कार्यों के लिए प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था। उसके बाद जिसे किस नाम से जाना जाता था, जिसे एनई1 के नाम से जाना जाता था। अब यहाँ पे अगला पॉइंट में बताया था कि एनई1 का फुल फॉर्म बहुत बार पूछा जाता है। इसका जो फुल फॉर्म हो जाता है आपका इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। तो इतने सारे पॉइंट आपके उस सीरीज में बताए जा चुके थे। अब चलते हैं अगले सवाल पे। 10वां सवाल आपका लिखा गया है कि यूनिवैक का पूर्ण रूप क्या है, यानी आपका यूनिवैक का फुल फॉर्म क्या है। इनमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी वाला हो जाएगा। तो यूनिवैक का आपका जो फुल फॉर्म हो जाता है आपका यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। साथ में यूनिवैक के बारे में कुछ पॉइंट और बताया था कि यह एक आपका प्रथम कंप्यूटर था जिसका उपयोग व्यापारिक तथा अन्य समान कार्यों के लिए
किया गया था। दूसरा पॉइंट मैं आपको बताया था कि यूनिवैक जो आपका कंप्यूटर था उसमें जो आपका सबसे पहले कंप्यूटर बनाया गया था यूनिवैक फर्स्ट बनाया गया था। अब यूनिवैक फर्स्ट का जो निर्माण हुआ था 1954 में जीईसी नामक कंपनी ने किया था। उसके बाद बताया था कि जीईसी का फुल फॉर्म क्या होता है। जीईसी का जो फुल फॉर्म हो जाता है जनरल इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। तो इतने सारे पॉइंट आपके उस सीरीज में डिस्कस किए जा चुके थे। अब चलते हैं अगले सवाल पे। 11वां सवाल आपका लिखा गया है कि निम्नलिखित में से किस पीढ़ी में कंप्यूटर का गणना समय या गति मिली सेकंड में होती थी। यानी आपका निम्न में से किस पीढ़ी में जो आपका कंप्यूटर होते थे उनकी जो गणना मिली सेकंड में की जाती थी। इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ये वाला हो जाएगा। यानी पहली पीढ़ी के आपके जो कंप्यूटर होते थे उनकी जो गणना की जाती थी मिली सेकंड में की जाती थी। अब यहाँ पे पहली पीढ़ी के बारे में बहुत सारे सवाल आपके बने थे, इसके बारे में विस्तार से चर्चा किया जा चुका है आपके सीरीज में। सबसे पहले जाकर आप सीरीज को जरूर कंप्लीट कर लें, उसके बाद ही आपको ये प्रैक्टिस बहुत ही फायदा करेगा आपको रिविजन के तौर पे। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। लिखित में से किस पीढ़ी के कंप्यूटरों में निर्वात ट्यूब की जगह पे सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। इनमें से आपका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी वाला हो जाएगा। तो आपका दूसरी पीढ़ी थे, दूसरी पीढ़ी के आपके जो कंप्यूटर थे उनके निर्माण में निर्वात ट्यूब की जगह पे सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपका निर्वात ट्यूब का प्रयोग किस पीढ़ी में किया जाता था, आपके पहली पीढ़ी में किया जाता था। अब यहाँ पे एक पॉइंट और ध्यान दीजिएगा, जो आपका सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर है आपका, इसका आविष्कार किसने किया था। तो मैं बताया था आपको उस सीरीज में कि आपका जो ट्रांजिस्टर है इसका आविष्कार 1947 में बेल लेबोरेटरीज के जॉन वार्डिन, विलियम शाक्ले और वाल्टन ब्रेटन ने मिलके आपके सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर का आविष्कार किए थे। साथ में दूसरी पीढ़ी में बहुत सारे पॉइंट आपके उस सीरीज में डिस्कस किए जा चुके हैं। सबसे पहले जाकर सीरीज को कंप्लीट कर लीजिएगा। चलते हैं अगले सवाल पे। 13वां सवाल आपका लिखा गया है कि निम्नलिखित में से 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सी भाषा प्रयोग होती है। इनमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी वाला हो जाएगा। तो जो भी आपके 5वीं पीढ़ी के आपके जो कंप्यूटर होते थे उनमें आपकी कृत्रिम बुद्धिमत्ता में प्रयुक्त भाषा प्रयोग होती थी। अब यहाँ पे बाकी के ऑप्शन पे गौर करते हैं। अगर आप वो सीरीज देखे होंगे तो आपको जरूर आपको याद आ रहा होगा। अब यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन को देखते हैं, उच्च स्तरीय भाषा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए किस पीढ़ी के कंप्यूटर में उच्च पीढ़ी की यानी आपके उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग किया जाता था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका तीसरी पीढ़ी। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में आपके उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग किया जाता था। अगला ऑप्शन देखते हैं आपका असेंबली भाषा। फिर ध्यान दीजिए असेंबली भाषा किस पीढ़ी में प्रयोग किया जाता था, आपके दूसरी पीढ़ी में प्रयोग किया जाता था। अब यहाँ पे फिर ध्यान देते हैं आपके डोमन आधारित भाषा। फिर आप याद करिए कि डोमन आधारित भाषा आपकी किस पीढ़ी में प्रयोग किया जाता था, आपके चौथी पीढ़ी में प्रयोग किया जाता था। तो आप इतने सारे पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। 14वां सवाल लिखा गया कि निम्नलिखित में से किस पीढ़ी के कंप्यूटरों में ट्रांजिस्टर की जगह इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का प्रयोग आरंभ हुआ था। इनमें से आपका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी वाला हो जाएगा। यानी आपके तीसरी पीढ़ी के जो आपके कंप्यूटर होते थे उसमें आपके इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का प्रयोग किया जाता था। अगर उसके बाद में बताया था कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का जो विकास हुआ था 1958 ईस्वी में जैक किल्बी और रॉबर्ट नोई ने मिलके इसका आविष्कार किए थे। अब यहाँ पे फिर बात आई आपके ट्रांजिस्टर की, तो फिर आपको याद होना चाहिए ट्रांजिस्टर का प्रयोग आपके किस पीढ़ी में किया जाता था, आपके दूसरी पीढ़ी में प्रयोग किया जाता था। दूसरा पॉइंट मैं आपको अभी बताया था कि ट्रांजिस्टर का आविष्कार कौन किया था, तो 1947 में बेल लेबोरेटरीज के जॉन वार्डिन, विलियम शाक्ले और वाल्टन ब्रेटन ने मिलके इसका आविष्कार किया था आपका सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर का। तो इतने सारे पॉइंट को ध्यान दीजिएगा और जब भी आपका ये सब पॉइंट आए तो आपको तुरंत आपकी पुरानी बातें याद होनी चाहिए। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। 15वां सवाल आपका लिखा गया है कि माइक्रो प्रोसेसर का विकास किसके द्वारा किया गया था।
इनमें से आपका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए वाला हो जाएगा। तो माइक्रो प्रोसेसर का जो विकास हुआ था एम ई हॉप ने 1971 में किए थे। इससे क्या हुआ था, माइक्रो प्रोसेसर से क्या हुआ था, इससे आपका पर्सनल कंप्यूटर का विकास हुआ था। अब यहाँ पे बाकी के ऑप्शन पे गौर करेंगे तो आपको कुछ जरूर याद आ रहा होगा। नाम पढ़ते हैं यहाँ पे, जॉन वार्डिन, विलियम सैकले, वाल्टन ब्रेटन। अभी मैं 3 बार अभी इसको बता चुका हूँ, सॉरी 2 बार बता चुका हूँ। आप किसका आविष्कार किए थे, ट्रांजिस्टर का आविष्कार किए थे। और ट्रांजिस्टर का प्रयोग किस पीढ़ी में किया जाता था, आपके दूसरी पीढ़ी में प्रयोग किया जाता था। इतने सारे पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। 16वां सवाल आपका लिखा गया है कि निम्नलिखित में से किस पीढ़ी में उच्च गति वाले कंप्यूटर नेटवर्क जैसे लैन व वैन का विकास हुआ। इनमें से आपका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी वाला हो जाएगा। तो चौथी पीढ़ी में ही उच्च गति वाले कंप्यूटर नेटवर्क जैसे लैन और वैन का विकास किया गया। अब यहाँ पे लैन का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा आपका, लोकल एरिया नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। जबकि आपका वैन का क्या फुल फॉर्म हो जाएगा, वाइड एरिया नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अब यहाँ पे पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी के बारे में विस्तार से चर्चा किया जा चुका है आपके इस सीरीज में। इस सीरीज में आपके पूरे सिलेबस को कंप्लीट किया जा रहा है, जिसमें अभी आपके आधा सिलेबस कंप्लीट हो चुके हैं। अभी आपका आधा सिलेबस बाकी है। तो सबसे पहले अगर आप लोग उस सीरीज को नहीं देखे हैं तो इस सीरीज को जरूर देख लीजिएगा। इस सीरीज का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। चलते हैं अगले सवाल पे। 17वां सवाल आपका लिखा गया है कि सुपर कंप्यूटर के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान के लिए किसे सुपर कंप्यूटर का जन्मदाता कहा जाता है, यानी फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर किसे कहा जाता है। इनमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी वाला हो जाएगा। तो सेम्यूर क्रे को फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर बोला जाता है। अगर आपका सवाल ए बन के आता है कि फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर किसे कहा जाता है, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका चार्ल्स बेबेज हो जाएगा। तो यहाँ पे सुपर कंप्यूटर के बारे में बहुत सारे आपके सवाल बनते हैं, उसके भी आपको डिस्कस किया गया आपके विस्तार से आपके उस सीरीज में। चलते हैं अब अगले सवाल पे। 18वां सवाल आपका लिखा गया है कि पेज सीरीज के सुपर कंप्यूटर का निर्माण किसके लिए किया गया था। इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी वाला हो जाएगा। किसके लिए किया गया था, आपका DRDO के लिए किया गया था। सबसे पहले यहाँ पे पेस है, PACE, पेस का सबसे पहले फुल फॉर्म पूछा जाता है। इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा आपका प्रोसेसर फॉर एरोडायनेमिक कंप्यूटिंग एंड एवोल्यूशन, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अब जो आपका पेस सीरीज का जो आपका सुपर कंप्यूटर था, इसका निर्माण किसने किया था, इसका निर्माण अनुराग हैदराबाद के द्वारा किया गया था। उसके बाद मैं आपको उस सीरीज में बताया था कि अनुराग का फुल फॉर्म क्या होता है। उसका फुल फॉर्म क्या हो जाता है आपका एडवांस न्यूमेरिकल रिसर्च एंड एनालिसिस ग्रुप, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। अब यहाँ पे निर्माण किसके लिए किया गया था, आपके DRDO के लिए किया गया था। तो DRDO का फुल फॉर्म क्या हो जाता है आपका डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। तो इतने सारे पॉइंट आपके उस सीरीज में डिस्कस किए गए थे। अब चलते हैं अगले सवाल पे। 19वां सवाल आपका लिखा गया है कि दुआधारी पद्धति का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर को कहते हैं। इनमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उससे पहले यहाँ पे समझ लेते हैं कि आपका दुआधारी पद्धति किसे कहा जाता है। तो बाइनरी डेसिमल को ही हिंदी में दुआधारी पद्धति कहा जाता है। अब यहाँ पे बाइनरी डिजिट का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर को क्या कहते हैं। इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी वाला हो जाएगा। तो क्या बोलते हैं, डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है। अब चलते हैं अगले सवाल पे। 20वां सवाल आपका लिखा गया है कि कंप्यूटर मशीन या कलपुर्जे को क्या कहते हैं। इनमें से आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए वाला हो जाएगा। तो कंप्यूटर मशीन के जो आपके कलपुर्जे होते हैं, जो आपकी मशीन होती है, जो हम लोग के सामने होती है, जिसे हम देख सकते हैं, जिसे छू सकते हैं, जिसे महसूस कर सकते हैं, ये सभी इक्विपमेंट किसके अंतर्गत आते हैं, आपके हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं। तो जितने भी पॉइंट है सभी के बारे में विस्तार से चर्चा किया जा चुका है। बस समझ लीजिए जो लोग उस सीरीज को देख चुके हैं उन सभी लोग के लिए एक प्रकार का आपका रिवीजन है। अब चलते हैं ट्रू फॉल्स के सवाल की तरफ। 21वां सवाल आपका लिखा गया है कि कंप्यूटर में पावर सप्लाई सिस्टम में
प्रयुक्त SMPS का अर्थ सिक्योर मॉड्यूल पावर सप्लाई है। यानी आपका जो SMPS का जो फुल फॉर्म है उसका फुल फॉर्म सिक्योर मॉड्यूल पावर सप्लाई होता है। इनमें से आपका क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि इसका जो फुल फॉर्म होता है SMPS का, इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा आपका स्विच मोड पावर सप्लाई, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला सवाल आपका लिखा गया है कि प्रिंटर को सिस्टम यूनिट के साथ जोड़ने के लिए सीरियल पोर्ट का प्रयोग किया जाता है। इनमें से आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि आपका सीरियल पोर्ट का प्रयोग नहीं किया जाता है। तब किस पोर्ट का प्रयोग किया जाता है, आपके पैरेलल पोर्ट का प्रयोग किया जाता है आपके प्रिंटर को सिस्टम यूनिट में जोड़ने के लिए। तो इसमें ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है जो कि आपका 23वां सवाल है। लिखा गया है कि वे उपयोगकर्ता जो 2 या अधिक बटनों को एक साथ दबाने में असुविधा महसूस करते हैं उनकी सुविधा के लिए स्टक बटन का प्रयोग किया जाता है। इनमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ट्रू हो जाएगा। क्या हुआ, उनकी सुविधा के लिए आपका स्टक बटन ही बनाया जाता है। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया आपका 24वां, जो लिखा गया कि बैक स्पेस बटन कीबोर्ड में सबसे निचली पंक्ति में स्थित आपका सबसे लंबा बटन है या होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका स्पेस बार। जो आपका स्पेस बार होता है वो क्या होता है, कीबोर्ड में निचली पंक्ति में स्थित सबसे लंबा बटन होता है। 25वां सवाल आपका लिखा गया है कि माउस एक आउटपुट डिवाइस है जिसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका फॉल्स हो जाएगा। क्यों फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि आपका जो माउस है वो आपका इनपुट डिवाइस है। अब यहाँ पे माउस आपका इनपुट डिवाइस है जिसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, माउस आपका इनपुट डिवाइस है और उसे एक नाम से और जाना जाता है जिसे किस नाम से जाना जाता है, पॉइंटिंग डिवाइस से नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले आपका 25 सवाल आपका यहाँ पे समाप्त हो चुका है। 25 सवाल में से आपका कितना सही हुआ कितना गलत हुआ वो मुझे कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइएगा। साथ में आपका, अगर आप लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले जाकर इस सीरीज को जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। इस सीरीज में थ्योरी को शुरू से लेकर एकदम स्टार्टिंग से लेकर बिल्कुल पढ़ाया जा रहा है, उसमें बिल्कुल विस्तार से समझाया जा चुका है। अब चलते हैं, आप मिलेंगे अगले आपके प्रैक्टिस सेट नंबर 2 पे। चलिए आज के लिए बस इतना ही। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।